परिच्छेद 34। सुबह होते ही अनिल के आत्महत्या का समाचार पूरे शहर में फैल गया। अस्पताल का पूरा स्टाफ घर के सामने इकट्ठा था। डॉक्टर वर्मा, तिवारी, यादव सबके सब घर के सामने आश्चर्यचकित मुद्रा में खड़े थे। थोड़ी देर में अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर त्रिपाठी भी आ गए। वे अपनी कार से उतरकर सीधे अनिल के कमरे में गए। सामने टेबल पर खाली सिरिंज पड़ी थी। अनिल का बायां हाथ एक ओर फैला हुआ था। वो पलंग पर निढाल पड़ा था। डॉक्टर त्रिपाठी ने इंजेक्शन की सिरिंज देखी, फिर अनिल के हाथ को ध्यान से देखा। उन्हें यह समझते देर न लगी कि रात में अनिल ने अपने ही दाएं हाथ से एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ले लिया था। चश्मा उतारकर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और बाहर आने को हुए तो रेखा, जिसका सुबह से रोते रोते बुरा हाल था, पड़ोस की महिलाएं उसे बगल वाले कमरे में ले गई थी। वहां से चीखती हुई आई और डॉक्टर त्रिपाठी के सामने रो रो कर कहने लगी, प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, इन्हें उठाइए। आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब कुछ करिए डॉक्टर साहब, कैसे भी करके इन्हें उठाइए। कहते कहते वो बेहोश हो गई। डॉक्टर त्रिपाठी ने रेखा की नब्ज देखी, फिर भीतर रो रही महिलाओं से कहा, इन्हें संभालिए, एक और ले जाकर लिटा दीजिए, मुंह पर पानी के छींटे दीजिए। थोड़ी ही देर में रेखा को होश आ गया। अनिल के छोटे से गुड़िया, जो लगभग 6 साल की हो गई थी, रोते हुए मम्मी से लिपट लिपट कर पूछती है, मम्मी, पापा अब तक क्यों सोए हैं? उठाओ ना पापा को, क्या हुआ उनको? उसे देखकर वहां सबका कलेजा फट रहा था। बाहर निकलकर डॉक्टर त्रिपाठी ने डॉक्टर वर्मा से पूछा, घर वालों को खबर कर दी? हाँ सर, सुबह 6 बजे ही बीजापुर फोन करा दिया था। डॉक्टर वर्मा ने कहा, दिल्ली में भाभी जी के घर भी सूचना दे दी है। सब लोग दोपहर तक पहुंच रहे हैं। डॉक्टर तिवारी ने बताया। बाहर भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी। कॉलोनी के लोग मैदान में खड़े थे। अनिल के रंगकर्मी मित्रों को खबर लगी तो सभी दौड़े आए। शहर के डॉक्टर, अनिल के मित्र, परिचित, जान पहचान वाले लोग आते ही जा रहे थे। सभी के चेहरों पर बस एक ही प्रश्न मौन होकर पसरा था कि आखिर अनिल ने ऐसा क्यों किया। पिछले 1 साल से अनिल बहुत ज्यादा मानसिक तनाव झेल रहा था। रेखा से उसके झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। कहीं भूकंप आ जाए, रेल दुर्घटना हो जाए, बाढ़ में सैकड़ों गांव बह जाएं, किसी प्रांत में अकाल पड़ जाए, कहीं बम विस्फोट हो जाए, कोई देश किसी देश पर हमला कर दे, संसार की हर दुर्घटना में रेखा को अनिल का हाथ दिखाई देता था। छोटे छोटे बेसर पैर की बातों को लेकर दोनों में हमेशा बहस होती। फिर ये बहस झगड़े में तब्दील हो जाती, जिसका अंत रेखा द्वारा सैकड़ों बार कहे गए उन्हीं वाक्यों से होता, तुम्हारे साथ शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारे माँ बाप मुझे प्रताड़ित करते हैं, मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, अपमानित करते हैं। मेरे पिता ने तो पूरे 2 लाख रुपए दिए थे तुम्हारे बाप को, सब खा गए तुम्हारे माँ बाप। कहने भर को डॉक्टर हो तुम, है क्या तुम्हारे पास? तुम्हारे जैसे लोग तो हमारे घर में नौकरों का काम करते हैं। अपनी बीवी को ठीक से खिला तक नहीं सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते, तो क्यों शादी की थी मुझसे? अपने बाप के लाए हुए जेवर ही पहनती हूँ। इतने साल हो गए शादी को, तुमने आज तक कुछ बनवा कर नहीं दिया। सारा पैसा अपनी चहेती नर्सों और मंच पर नाचने गाने वालियों पर उड़ाते हो। शादी होते ही साल भर में मेरी गोद में ये बिटिया डाल दी, मेरा पूरा फिगर खराब करके रख दिया। तुम्हारे पूरे खानदान को जेल न भिजवाया तो मेरा नाम नहीं। बड़े डॉक्टर बने हैं, धेले भर की तमीज नहीं है। पिछले 6 सालों में न जाने कितनी बार अनिल ने रेखा के मुंह से ये आप्त वचन सुने हैं। हर बार उसके हृदय का घाव इन शब्द हथियारों से और गहरा होता गया। वो अपनी तरफ से हर उस स्थिति को टालने की कोशिश करता जिसमें रेखा के भड़कने की जरा सी भी संभावना होती, परंतु परिस्थितियां उनके हाथ में कहां थीं। घटनाओं पर उसका क्या वश था? रेखा के भीतर क्रोध लबालब भरा था। उसके बाहर निकलने के लिए जरा सा बहाना चाहिए था बस। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, घर में एक एयर कंडीशनर नहीं लगा सकते?
से शुरू होकर रेखा अनिल को वो सब सुना डालती जो उसके मन में होता। किसी दिन अनिल कह देता, आज नमक बहुत ज्यादा है सब्जी में। रेखा तुरंत पलटकर कहती, अपना खाना खुद बना लिया करो। कभी अनिल कहता, अगले महीने साड़ियां खरीद लेना, इस महीने जरा हाथ तंग है। तो वो मुंह चिढ़ाकर कहती, मुझे तो इसी महीने साड़ियां चाहिए। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं साड़ियों की बिल अपने भाइयों के पास भेज देती हूँ, वे कर देंगे भुगतान। मेरे भाई तुम्हारी तरह भुक्कड़ नहीं है। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक अनूप चंद, जो कई सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के अध्यक्ष, उनके पेट में ट्यूमर था, जिसका सफल ऑपरेशन डॉक्टर अनिल ने किया। अस्पताल का स्टाफ नर्स नीलम उनकी देखभाल कर रही थी। अनूप चंद के अस्पताल में भर्ती होते ही उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर त्रिपाठी ने नीलम को नियुक्त कर दिया था, क्योंकि इस केस को डॉक्टर अनिल देख रहे थे और मरीज की विशेष देखभाल करनी थी। अतः उस दौरान नीलम को डॉक्टर अनिल से मिलने, कुछ जरूरी पूछताछ के लिए 2-3 बार उनके घर तक जाना पड़ा। रेखा के दिमाग में संदेह पनपने के लिए बस इतना काफी था। नीलम जब तीसरी बार डॉक्टर साहब से मरीज की हालत बताने आई, तब अनिल के सामने ही रेखा उस पर विफर पड़ी। नीलम, देखो तुम अपनी सीमा में रहो। मेरे पति पर इस तरह डोरे डालते शर्म नहीं आती तुम्हें? अस्पताल में मरीजों की देखभाल के बहाने तुम लोग क्या गुल खिलाते रहते हो, मुझे अच्छी तरह मालूम है। अब तुम घर पर भी आने लगे हो। आइंदा मेरे घर पर कभी मत आना। रेखा का ये व्यवहार देखकर नीलम को बहुत आश्चर्य हुआ। वो एक खुददार लड़की थी, उससे इस प्रकार अपना अपमान बर्दाश्त न हुआ। उसने रेखा को आड़े हाथों लिया। मैडम, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी शक्की मिजाज हैं, वरना मैं आपके घर कभी नहीं आती। शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए। आश्चर्य है आप अपने पति पर संदेह कर रही हैं। और सुन लीजिए, हम लोग अस्पताल में मरीजों की सेवा करते हैं, कोई गुल नहीं खिलाते। मैं क्या, अब आपके यहाँ कभी कोई नर्स झांकने तक नहीं आएगी। अनिल ने नीलम को शांत होने के लिए कहा, फिर उसे पर्चे पर मरीज के लिए कुछ और दवाइयां लिखकर दी। नीलम क्रोध से कांपती हुई वहां से गई। अब तक कॉलोनी के 1-2 लोग दरवाजे के बाहर इकट्ठे हो गए थे। रेखा को भीतर वाले कमरे में ले जाकर अनिल ने डांटा, रेखा, ये क्या पागलपन है? वो स्टाफ नर्स है, तुम्हें उसके साथ इस प्रकार बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अभी जाकर वो अस्पताल में सबसे इस प्रकरण की चर्चा करेगी, फिर मेरी कितनी बदनामी होगी, तुम्हें इसका अंदाजा है? बिना सोचे समझे जो तुम्हारे मुंह में आता है बकने लगती हो। अनिल का इतना डांटना तो बस महीनों तक रेखा का मुंह फुलाए रखने के लिए पर्याप्त था। फिलहाल उसने वही किया जो ऐसे मौकों पर वो हमेशा करती है। पांव पटकते हुए अपने कमरे में गई और कमरे को भीतर से बंद करके बिस्तर में मुंह छिपाकर सुबकने लगी। उधर अस्पताल में नीलम ने भी रो रो कर सबको ये किस्सा सुनाया। अस्पताल के पूरे स्टाफ को नीलम के साथ सहानुभूति हुई। लोगों ने नमक मिर्च लगाकर इस प्रकरण का खूब प्रचार प्रसार किया। जब अनिल की पत्नी स्वयं कहती है तो सच ही होगा। अनिल का क्या भरोसा, इसके पहले अभिनेत्री रश्मि के साथ भी तो उसके चर्चे सुने थे। वह दाल में जरूर कुछ काला है। कोई पत्नी इस प्रकार सरेआम अपने पति पर लांछन नहीं लगाती। हो सकता है कि डॉक्टर अनिल और नीलम के साथ सचमुच कोई चक्कर चल रहा हो। मैं कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। पर हां, डॉक्टर अनिल को कितना शरीफ आदमी समझते थे हम लोग। ऐसी ऐसी न जाने कितनी बातें अस्पताल से निकलकर शहर में फैलते देर न लगी। अनिल जब भी बाजार आता, उसे देखकर लोग खुसुर पुसुर करने लगते। लोग फप्तियां भी कसते थे। वो चुपचाप सब कुछ सहता। रेखा के निहायत मूर्खतापूर्ण व्यवहार ने आज उसकी सामाजिक स्थिति कितनी खराब कर दी। बावजूद रेखा अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और उसे अपने किए का कोई अफसोस नहीं है। इस प्रकरण के बाद लगभग 6 महीने तक अनिल और रेखा में बिल्कुल बोलचाल बंद रही। घर का सब काम जगेश्वर कर ही रहा था। अनिल अस्पताल और अपने मरीजों के काम में इतना डूब जाना चाहता था कि घर की तरफ उसका ध्यान ही न जाए, परंतु ऐसा कहां हो पाता है। दिन भर भले आप अपने आप को कितना ही काम में खो दें,
लेकिन रात में घर आकर सोने की कोशिश जरूर करेंगे। दिन भर की थकान के बावजूद अनिल बिस्तर पर करवटें बदलता रहता। कई दिनों तक तो उसने नींद की गोलियां लेकर अपनी रातें काटी, परंतु उसकी बेचैनी का ये कोई स्थायी इलाज तो नहीं था। उसे आश्चर्य होता कि रेखा उससे बिना कोई बातचीत किए, बिना घर का कोई कामकाज किए अपना समय किस प्रकार काट लेती है। एक डॉक्टर के रूप में अनिल जानता था कि रेखा के इस चिड़चिड़ेपन के पीछे कई शारीरिक और मानसिक कारण थे। रेखा का हीमोग्लोबिन कम था, उसे नियमित रूप से आयरन की गोलियां लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर उसका बहुत बढ़ जाता था, जिसके कारण उसे कभी भी पैरालिसिस होने का खतरा था। ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने के लिए उसे नियमित दवा की जरूरत है। मन में तरह तरह के कुंठाएं हैं। कॉलेज के दिनों में रेखा ने अपने लिए बड़े बड़े सपने पाले थे। ये बनूंगी, वो करूंगी, परंतु वो कुछ बन नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई। इसी बात को लेकर उसके मन में एक हीन भावना है। बड़े घर में पली बढ़ी है, इसलिए छोटी छोटी परेशानियां भी उसे विशालकाय लगती हैं। नई नई परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की उसकी आदत नहीं है। जरा सी असुविधा, थोड़ी सी परेशानी और मामूली सी मुश्किल स्थिति वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, तुरंत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देती है। थोड़ा सा संयम, जरा सा धैर्य और तनिक भी गंभीरता नहीं है उसमें। अनिल दवाएं ला ला कर थक गया, परंतु आयरन की गोलियां और ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाएं उसने नियमित रूप से कभी नहीं खाई। अनिल ने बार बार कहा तो एक दो दिन दवाएं खाई, फिर भूल गई कहकर बंद कर दी। जब अनिल ने कहा तो एक दिन और खा ली और फिर भूल गई। इस प्रकार अपने स्वास्थ्य के प्रति वो अत्यंत लापरवाह है। शरीर की तरह मन के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी पड़ती है। मन को व्यस्त रखना पड़ता है, किसी काम में लगाना पड़ता है। उसे क्या करना है, अपने मन को कहाँ लगाना है, ये तो आपको खुद ही चुनना होगा। सैकड़ों बार अनिल ने रेखा को समझाया होगा, महिला क्लब ज्वाइन कर लो, सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लो, लोगों से मिले जुलो, मन बहला रहेगा। आगे पढ़ाई करनी है तो पीएचडी कर लो, ये कंप्यूटर का जमाना है, इंटरनेट और ईमेल का समय है, तुम कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लो, आगे बहुत काम आएगा। घर गृहस्थी में भी कितने कामकाज हैं, कहीं तो अपना मन लगाओ। खाली बैठी रहोगी तो इस प्रकार फालतू विचार आएंगे, फिर वही लड़ाई झगड़ा और तनाव। अनिल के लाख प्रयासों के बाद भी रेखा ने अपने आप को बदलने की रत्ती भर भी कोशिश न की, वरन उसका गुस्सा, चिड़चिड़ापन और झल्लाहट दिनों दिन और बढ़ती चली गई। अब वो बात बात पर चीखने चिल्लाने लगी थी। कोई सप्ताह ऐसा न जाता जब अनिल और रेखा में झगड़ा न होता। किसी मामूली सी बात से विवाद शुरू होता और रेखा वही सब कुछ जोर जोर से चिल्लाने लगती, जिसे सुनकर अनिल के भीतर का घाव गहरे से गहरा होता चला जाता था। रेखा कभी बीजापुर न जाती थी। अनिल अक्सर माँ बाप से मिलने चला जाता। उसने कई बार दुखी मन से अपने पिता को रेखा के स्वभाव के बारे में बताया और कोई हल निकालने के लिए कहा। हर बार गिरधर उसे ही झिड़क कर कहते, पढ़े लिखे आदमी हो, डॉक्टर हो, अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते। अनिल उनकी झिड़की सुनकर चुप हो जाता। एक दो बार उसने अपने ससुर को चिट्ठी में रेखा के स्वभाव के विषय में लिखकर उसे समझाने के लिए कहा। ससुर का फिर धमकी भरा पत्र आया, तुम्हें और कितना दहेज चाहिए वो लिखो, पत्नी को प्रताड़ित करते तुम्हें शर्म नहीं आती। रेखा की आलोचना मत करो, और अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो हमें निपटाना भी आता है। अनिल ने मदन और श्याम चाचा को भी अपनी परेशानी बताई, परंतु किसी ने भी उसकी परेशानी को गंभीरता से नहीं लिया। अनिल ने बहुत कोशिश की कि रेखा कुछ दिनों तक बीजापुर में रह ले। वहां मन नहीं लगता तो कानपुर में मदन चाचा के यहाँ चली जाए। मेरठ से श्याम चाचा भी अक्सर बुलाते रहते हैं, परंतु रेखा ने कभी भी कहीं जाने के लिए हामी नहीं भरी। अनिल चाहता था कि रेखा हमारे भरे पूरे परिवार को देखे, रिश्तों के महत्व को समझे, परिवार के बड़ों और छोटों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है इसे सीखे। समाज की मर्यादाएं क्या है, हमारी परंपरा क्या है, घर गृहस्थी को चलाने के लिए क्या क्या बातें जानना जरूरी है, उन्हें वो सब समझने और सीखने की कोशिश करे। लेकिन रेखा ने अपनी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया।
व्यक्ति जब तक स्वयं न बदलना चाहे उसे कोई बदल नहीं सकता। रेखा का दिल्ली आना जाना भी बहुत कम होता था। रक्षाबंधन पर्व पर सुरेश आकर उसे ले जाते और 2 ही दिन बाद गोरखपुर छोड़ जाते। दिल्ली में कई बातों को लेकर उसकी अपने माँ से कहा सुनी तक हो जाती। कभी कभी उसकी माँ उसे बहू बेटियों के तौर तरीके बताती तो रेखा को गुस्सा आ जाता। उसे किसी की कोई नसीहत पसंद न आती। अपने माँ बाप, सास ससुर, नाते रिश्तेदार और पति से कोई साधारण सी बात भी उसे समझाने के लिए कही जाती तो झट उसका पारा चढ़ जाता। इस स्थिति में अनिल के घर को बर्बाद होने से कौन बचा सकता था। महामती प्राणनाथ का पद है, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत। प्रेम में ऐसा ही होता है। जो हारने को राजी हो जाए वही प्रेम में जीतता है। जीतने की कोशिश ही यहाँ पराजय है। असफल दाम्पत्य का यही कारण है। पत्नी पति को पराजित करना चाहती है, पत्नी पति को जीतना चाहती है, पति पत्नी को जीतना चाहता है। अंततः दोनों ही दुखी रहते हैं। जहां दोनों हारने को राजी हो जाएं, वहीं प्रेम की सत्ता विजयी होती है। प्रेम तो सब कुछ हार जाने के लिए ही होता है। जो हार जाते हैं बाजी उन्हीं के हाथ है। हारे से होए जीत। रेखा ने कभी अपने पति के सामने सहज समर्पण नहीं किया। हमेशा उसे जीतने के प्रयास में लगी रही और आज अपने पति को सदा सदा के लिए हार गई। कल दोपहर से ही अनिल और रेखा में झगड़ा शुरू हो गया था। इलाहाबाद से अनिल के किसी एक प्रशंसिका का पत्र आया था जो रेखा के हाथ लग गया। पत्र में इतना ही लिखा था, अनिल जी, जब से आप इलाहाबाद छोड़कर अपनी नौकरी पर गोरखपुर गए तब से यहाँ का रंगमंच बिल्कुल सूना हो गया है। आप जैसी प्रतिभा का एक भी कलाकार यहाँ नहीं है। आपके जाने के बाद इधर कई सालों से मैंने भी किसी नाटक में काम नहीं किया। एक लंबे अरसे से यहाँ रंगमंच की दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं हुआ। सुना है वहां आप नाट्य गतिविधियों में भली भांति सक्रिय हैं और नित नए प्रयोग कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं स्वीकारें। कभी इलाहाबाद आए तो जरूर मिलें। आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी होगी। आपके मित्र देवयानी रैना। ये देवयानी कौन है? इससे आपके कैसे संबंध हैं? मुझे आपने अब तक धोखे में क्यों रखा? यदि हर शहर में आपकी महिला मित्र पहले से है तो फिर आपने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? रेखा ने गुस्से में तमतमाते हुए अनिल के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। अनिल ने संयत होकर जवाब दिया, एक तो तुम्हें मेरी डाक इस प्रकार खोलकर नहीं पढ़नी चाहिए। अब जब तुमने ये पत्र पढ़ लिया है तो इसके आशय को गलत मत समझो। ये कोई प्रेम पत्र नहीं है। ये एक सहयोगी कलाकार की हार्दिक शुभकामनाएं मात्र हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। व्यर्थ में संदेह करते हुए तुम खुद परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो। आइंदा कभी मेरी डाक मत खुला करो। अनिल का बस इतना कहना था। रेखा चीख चीख कर वो सब चिल्लाने लगी जिसे सुनकर अनिल को बहुत पीड़ा होती है। उसके घाव फिर से हरे हो जाते हैं। कॉलेज के दिनों में उसके प्राध्यापक कहा करते थे, अनिल पान नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता, शराब को हाथ नहीं लगाता, कोई बुराई नहीं है इस लड़के में, पढ़ने में तेज है, एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। आज उसी अनिल में उसकी अपनी पत्नी ने हजारों बुराइयां निकाल दी। कोई ऐसे ही मजाक में आकर रेखा को कह जाता, आज तो डॉक्टर साहब नशे में बुरी तरह धुत अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट में देखे गए, और रेखा को सच मानने में तनिक देर न लगती। अनिल के घर आते ही फिर से महाभारत शुरू हो जाता। रात तक अपने भीतर चल रहे द्वंद्व को अनिल न रोक पाया। इधर बहुत दिनों से अनिल को अपनी जिंदगी व्यर्थ लगने लगी थी। सब दिशाओं में उसने हाथ पैर पटक कर देख लिए, सब ओर से उसे निराशा हाथ लगी। सिर्फ मां ने उससे जरूर कहा था, बेटा चिंता न करो, समय रहते सब ठीक हो जाएगा। पूरे 6 साल हो गए यंत्रणा झेलते हुए, कहीं कुछ ठीक नहीं हुआ। आगे इसी प्रकार सब झेलते रहना उसके वश में नहीं है। उसकी जिंदगी का किसी के लिए कोई अर्थ नहीं है। रोज रोज इस प्रकार मरते रहने से तो अच्छा है कि आज पूरी तरह मरकर यह सिलसिला सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। ये संकल्प मन में दृढ़ करते हुए अनिल ने सिरिंज उठाई,
एनेस्थीसिया का इंजेक्शन तैयार किया, फिर उसे अपने बाएं हाथ में बलपूर्वक ठूंसकर चुपचाप वो अपने पलंग पर हमेशा के लिए सो गया। दोपहर तक सब लोग आ गए। बीजापुर से जानकी और गिरधर रोते रोते आए। दिल्ली से शिवप्रसाद और सुरेश बदहवास से पहुंचे। लखनऊ से मनोज और शिवानी भी आ गए। रेखा ने सबको देखा तो और दहाड़ मारकर रोने लगी। रोते रोते वो बेहोश हो जाती थी, उसके दांत भिज जाते थे। डॉक्टर त्रिपाठी ने घर के सब लोगों को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए बताया, रात 12 बजे के करीब अनिल ने इंजेक्शन लिया होगा। बहुत दिनों से अनिल डिप्रेशन में था, परंतु हम लोगों ने कभी ये कल्पना न की थी कि एक दिन वो इस तरह की हरकत कर बैठेगा। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया, तब पोस्टमार्टम के लिए लाश ले जाई गई। घर में सभी का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर त्रिपाठी बीच बीच में आकर रेखा की नब्ज देख जाते थे। उन्हें चिंता थी कि कहीं उसकी हालत भी नियंत्रण से बाहर न हो जाए। शाम होते होते अनिल का अंतिम संस्कार करके लोग लौट आए। घर के सामने ही इकट्ठा होकर सब लोगों ने उसे श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर त्रिपाठी और उनके साथी घर के सभी सदस्यों को धैर्यपूर्वक समझा रहे थे। होनी को कौन रोक सकता है? शायद अनिल की किस्मत में इसी प्रकार की मौत लिखी होगी। आप लोग बड़े हैं, समझदार हैं। अब आगे रेखा और अनिल की बिटिया के विषय में आप लोगों को सोचना है। अनिल तो चला गया, इन लोगों के सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। अब आपको इनके भविष्य की चिंता करनी चाहिए। जानकी का खुद बुरा हाल था। वे बार बार बेहोश हो जाती रेखा को संभाल रही थीं। इधर वाले कमरे में एक दीपक जलाकर रख दिया गया। गिरधर, मनोज, शिवप्रसाद, सुरेश और 2-3 पड़ोस के परिचित लोग चुपचाप इस कमरे में बैठे हुए थे। सभी की आंखें डबडबाई हुई थीं। गिरधर बीच बीच में अपनी धोती के छोर से गालों पर लुढ़क आए आंसू पोंछ लेते थे। किसी तरह रात कटी। दैनिक क्रियाओं से निपटकर सुबह सबसे पहले सुरेश ने मौन तोड़ते हुए गिरधर से कहा, बाबूजी, आज हम लोग दिल्ली जाएंगे। रेखा और गुड़िया को भी साथ लिए जा रहे हैं। गिरधर ने कोई जवाब नहीं दिया। सुरेश ने उनके जवाब की प्रतीक्षा भी नहीं की। उन्होंने तो अपने निर्णय की घोषणा की थी। दोपहर को सुरेश ने टैक्सी मंगा ली। जानकी और शिवानी ने बहुत रोते रोते रेखा और गुड़िया को विदा दी। शिवप्रसाद और गिरधर में इस दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। दूसरे दिन गिरधर, जानकी, मनोज और शिवानी भी बीजापुर आ गए। अनिल के शेष मृत्यु संस्कार बीजापुर में ही पूरे किए गए। जानकी ने उस समय गिरधर से कहा था, बहू और बिटिया को 13 ही तक रुकना चाहिए। गिरधर ने जानकी की बात पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। वे जानते थे कि शिवप्रसाद और सुरेश से किसी प्रकार की कोई भी बात करने का मतलब सिर्फ विवाद बढ़ाना होता। गिरधर ने तो अपना बेटा खोया है। वे उसकी मृत्यु के अवसर पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करना चाहते थे। अनिल का इस प्रकार अपना जीवन समाप्त करने से उन्हें गहरा आघात लगा था। वे अपने बेटों में अनिल को ही सबसे ज्यादा चाहते थे। अनिल एकमात्र आज्ञाकारी सुपुत्र था उनका। उसने जीवन में सिर्फ वही किया जो वे चाहते थे, परंतु उसने अपना जीवन अपनी मर्जी से समाप्त कैसे कर लिया? वैसे उसने अपनी परेशानियां कई बार उन्हें बताकर अपने जीवन का औचित्य पूछना चाहा था, किंतु वे ही उसके प्रश्नों को लगातार टालते रहे। अनिल ने आत्महत्या कर ली। लोग सहज ही कह देंगे कि अनिल ने ठीक नहीं किया। कोई भी आत्महत्या करता है तो यही कहा जाता है, परंतु कभी आत्महत्या जैसा कठिन और दुर्दम्य निर्णय लेने वालों की तरफ से सोचें। सब तरह की कोशिशें करके जब कोई हार जाता होगा, तभी वो इस प्रकार के निर्णय के लिए विवश होता होगा, वरना मौत का इस प्रकार वर्ण करना किसे अच्छा लगेगा? जीवन ही जब इतना पीड़क हो जाए कि मृत्यु की पीड़ा उसके सामने बहुत छोटी और मुक्ति दायनी लगने लगे, तब कोई मृत्यु को अपने लिए चुनता होगा। दरअसल हर आत्महत्या एक हत्या है जो परिस्थितियों और सामाजिक विसंगतियों के कारण होती है। अनिल के इस जघन्य हत्याकांड में उसकी पत्नी, पिता, चाचा, सास, ससुर और सालों का हाथ है। सबने मिलकर उसकी हत्या कर दी।
6 साल तक वो अपने जीवन की रक्षा के लिए छटपटाता रहा। किसी ने उसकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। कोई भी उसकी चीख पुकार सुनकर मदद के लिए सामने नहीं आया। सारे लोग उसे ही दोषी मानते रहे। अपने दुख, पीड़ा और परेशानी का कारण यदि वही था, तो आज उसने वो कारण सदा के लिए समाप्त कर दिया। आज जब वो संसार में नहीं है, चला गया है सब कुछ छोड़कर किसी और लोक में, तब सब लोग आपस में अफसोस कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। काश समय रहते सभी ने अनिल को समझने की कोशिश की होती। परिच्छेद 34 समाप्त। परिच्छेद 35। अनिल की मृत्यु से गिरधर पूरी तरह टूट गए। अनिल से उनको बहुत आशाएं थी। इन दिनों वे बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, किसी से कुछ बातचीत नहीं करते, गुमसुम से दिन भर परम बाबा मंदिर में बैठे रहते हैं। जानकी के दुख का भी पारावार न था। अब किससे कहें, क्या कहें। सुबह पूजा के समय ठाकुर जी की मूर्ति के सामने रो लेती हैं। पिछले 2 साल से घर में रमेश की शादी की बातचीत चल रही थी। घर में नई बहू आएगी, इस बात से जानकी बहुत खुश थी। उन्हें क्या मालूम था कि घर में इस तरह का दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। इन्हीं दिनों गिरधर को एक और आघात लगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव घोषित हो गए थे। पिछले 2 आम चुनावों में उन्होंने बीजापुर विधानसभा सीट के लिए टिकट प्राप्त करने की बहुत कोशिश की। आजादी की लड़ाई में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। बहुत दिनों तक किसानों का संगठन बनाकर उनके हितों के लिए संघर्ष करते रहे। गांव की सामाजिक गतिविधियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पिछले चुनाव में उन्हें पूर्ण विश्वास था कि टिकट उन्हें ही मिलेगा, परंतु आजादी के समय से अब तक राजनीति में बहुत परिवर्तन हो गए थे। पहले मूल्यों, मान्यताओं और जनता के हितों के लिए लोग राजनीति में काम करते थे। आज सत्ता, स्वार्थ और अर्थोपार्जन के लिए लोग राजनीति करने लगे। किसी भी पार्टी में अब जमीनी कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं रह गया। मूल्यों और मान्यताओं का उल्लेख सिर्फ भाषणों में होता है। अब जातिगत आधार पर चुनाव के लिए टिकट दिए जाते हैं। आपराधिक सरगनाओं और काले बाजारियों को भी चुनाव के टिकट दिए जाते हैं, या फिर वंश परंपरा से या हाईकमान की विशेष कृपा से टिकट मिल सकता था। इस प्रकार की कोई भी योग्यता गिरधर में नहीं थी, इसलिए पिछले दोनों आम चुनावों में उन्हें सिर्फ आश्वासन भर मिला, टिकट नहीं। इस बार भी जब उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं समझा गया, तब उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्होंने विधिवत कोई घोषणा नहीं की, परंतु अपने मन में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की ठान ली। 2 बार इस विधानसभा सीट से कीर्ति सुमन हार चुकी थी। इस बार लखेरा यादव के खिलाफ विपक्षी पार्टी ने पुन्नी सिंह यादव नाम का एक कुख्यात डकैत को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इस महान व्यक्ति के नाम कई हत्याओं, डकैतियों और अपहरण के मुकदमे चल रहे थे। इसका नाम सुनकर ही लोग सिहर उठते थे। गिरधर के लिए पार्टी हाईकमान का आदेश था कि अपने क्षेत्र में पुन्नी सिंह यादव के हाथ मजबूत करें। जो हाथ कई हत्याओं में खून से रंगे थे, उन्हें मजबूत करना गिरधर को गवारा न हुआ। पार्टी हाईकमान के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद गिरधर पुन्नी सिंह की किसी सभा में नहीं गए। हालांकि पुन्नी सिंह 2 बार अपने कार्यकर्ताओं सहित पंडित जी के घर आकर चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद ले चुका था। गिरधर के राजनीति से इस प्रकार विरक्त हो जाने से जानकी को बड़ा संतोष हुआ। अनिल की मौत के लिए वे अपने आप को जिम्मेदार मानते थे। ये एहसास उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। उनका मन बहुत बेचैन रहता, आत्मा तड़प रही थी। वे घर में सबसे बड़े थे, इसलिए अपने धैर्य को मुश्किल से साधे हुए थे। चेहरे पर कोई ऐसा भाव न आने देते जिससे उनके भीतर की बेचैनी कोई भांप ले। बिल्कुल गंभीर बने रहते। समय पर चुपचाप खा लेते। थाली में कुछ कम हो तो